किया था और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें हम किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ साथ सभी बच्चे देखना शुरू करेंगे। हमने कल आपको जब बजट्स के बारे में बताया था तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास ना सबसे पहले आते हैं फंक्शनल बजट्स। फंक्शनल बजट का मतलब होता है कि किसी आप अपने बिजनेस के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का किसी एक छोटे से फंक्शन के रिलेटेड अगर बजट बना रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड फंक्शनल बजट। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कई सारे बजट्स आते हैं, जैसे कि सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड बजट है, लेबर बजट है, ओवरहेड बजट है, ये सारे बजट हम बनाते हैं। इन फंक्शनल बजट की हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सेल्स बजट से, जो कि हमें अक्सर क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर सेल्स के ऊपर बेस्ड होती है प्रोडक्शन, और फिर प्रोडक्शन के ऊपर बाकी सारी चीजें बेस्ड करती हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, लेबर रिक्वायरमेंट है, ओवरहेड्स हैं, ये सब प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा प्रोडक्शन बजट का जो फॉर्मेट था वो बहुत ही सिंपल था। रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन ये हमारे पास प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट था। आप सेल्स बता दीजिए, कितना स्टॉक रखना है वो बता दीजिए, और कितना ओपनिंग था वो बता दीजिए, मैं आपको प्रोडक्शन बता दूंगा। बच्चे कह रहे सर जब सब कुछ हम ही से पूछना है तो फिर आपने बताया क्या। मैंने कहा बेटे अकाउंटिंग तो इसी का नाम है। मैनेजर क्या करता है, वो कहता है जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन ला करके दे दो, हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं, और क्या। सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको सेल्स दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, और हम उससे प्रोडक्शन बजट तैयार कर लेंगे। फिर प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी रॉ मटेरियल की परचेज निकाल लेंगे। फिर अगर क्वेश्चन लेबर ओवरहेड किसी के बारे में कहेगा तो वो भी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, हमने आपको बताया था कि प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड हमारे पास एक तो 2 इलस्ट्रेशंस थी जो कि हम कर चुके हैं, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं बुक के अंदर। एक तो प्रॉब्लम नंबर 2.10 है और 2.11 है। इन्हें मैंने सिंपल क्यों कहा है वो मैं आपको क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। एक दूसरी इलस्ट्रेशंस भी हैं 2.18, 2.12, 2.24। इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 18 एंड 24, इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट आता है तो इसलिए मैंने उसे टेक्निकल कैटेगरी में रख दिया। तो आइए आज हम शुरू करेंगे। पहले 10-11 में से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 18-24 की तरफ चलेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बुक में से देखते हैं कि हम कौन सा इसमें से इलस्ट्रेशन पिक कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नंबर 2.10 और 2.11 दोनों एक ही जैसी हैं। पहले मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 2.10 पढ़वा दूं, फिर 2.11 पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेना। चलिए, ये है हमारी बुक का पेज नंबर 2.36, पेज नंबर है 2.36। पढ़िए। द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर 8 मंथ्स एंडिंग 30th नवंबर 2017। वो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मैं आपको एस्टिमेटेड सेल्स पहले ही बता देता हूं। तो सेल्स उसने आपको बिल्कुल साफ साफ बता दी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कंपनी मेंटेन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल एज फॉलोज। तो आपको वो इंडिकेशन दे रहा है कि मैं आपसे रॉ मटेरियल की भी बातें करूंगा। फिनिश गुड्स के बारे में कह रहा है 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ, यानी फिनिश गुड्स आपको चाहिए 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस लाइन को लिखने का मतलब होता है कि उसने आपको ओपनिंग स्टॉक का भी हिंट दे दिया है। बच्चे कह रहे हाँ सर याद है, लास्ट क्लास में हमने ये बात भी सीखी थी कि अगर 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ है क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग हो जाएगा 50% ऑफ करंट मंथ। जिन्हें ध्यान नहीं होगा रजिस्टर खोल के देख लो। अभी हम एक बार फिर बता देंगे क्या हो गया, सिंपल सा पॉइंट था। रॉ मटेरियल के बारे में लिखा है कि रॉ मटेरियल एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने में जो लगना है उसका हम क्लोजिंग स्टॉक पहले ही खरीद लेंगे। एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ₹5 पर kg। एक ही रॉ मटेरियल लगता है। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर हाफ ईयर एंडिंग 30th of September 2017। देखो, हमने इसे सिंपल क्यों कहा, क्योंकि आपको सितंबर तक का बजट बनाना है और आपको अक्टूबर नवंबर की सेल्स दे रखी है। जब ये पॉइंट हम पढ़ते हैं फिनिश गुड्स का और यहां लिखा है 50% ऑफ सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बजट बनाना है सितंबर का, तो सितंबर के साथ साथ हमें अक्टूबर नवंबर इनकी डिटेल्स दे रखी हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। अगर ये आपको ना दिया होता अक्टूबर और नवंबर का तो ये क्वेश्चन टेक्निकल कैटेगरी में आ जाता। तो जब हम टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहां समझने की बात ये होगी कि जितने पीरियड का बजट मांगा गया है उसके आगे का ये डाटा उसने मिस कर दिया होगा। तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे कि आगे के डाटा की हमें रिक्वायरमेंट है, और अगर वो क्वेश्चन नहीं देता तो कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट बन जाएगा। अब सर बातों में तो समझ में आएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो 2.10 तो पढ़ लिया, आप 2.11 को पढ़ लेते हैं। 2.11 में डिफरेंस ये है कि यहाँ रॉ मटेरियल एक सिंगल है और वहां 2 अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल है। तो मैं वो वाला क्वेश्चन आपके साथ करना चाहता हूं। चलिए जी देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2.11। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2.11। नाउ ये इलस्ट्रेशन भी 2.10 के जैसे बिल्कुल सेम है। फ्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग सेल्स बजट फॉर द फर्स्ट 5 months of 2017, January, February, March, April and May. The inventory of finished products at the end of every month is to be equal to 25% of
एस्टिमेटेड सेल्स फॉर नेक्स्ट मंथ, तो यहां पर भी वही बात लिखी है कि फिनिश प्रोडक्ट जो है वो 50% की बजाय 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स होगा. On 1st of January, there were 2700 units of the product on hand and there is no work in progress at the end of any month. सॉरी, हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें यही लिख दिया जाता है कि WIP की इन्वेंट्री नहीं है. एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ मटेरियल. ये क्वेश्चन में की डिफरेंस आ गया कि वहां एक था और यहां पर दो है, बट इससे क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है. मटेरियल इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन आर टू बी इन हैंड. ये क्या, किस चीज के बारे में कह रहा है? रॉ मटेरियल के बारे में कह रहा है कि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट जो होगी वो नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन का 50% होगी, और ये हम फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ अपने पास कलेक्ट कर लेंगे. आफ्टर दैट budgeted prices for the purchase of material are A 3 rupees kg, B 2 rupees per kg. Next is prepare a material budget for the first quarter of 2017 in logical form. अब ये लॉजिकल फॉर्म क्या है, तो जो फॉर्म आपको पता है वो लॉजिकल है. फर्स्ट क्वार्टर, इसका मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, शोइंग क्वांटिटीज ऑफ ईच टाइप ऑफ मटेरियल टू बी परचेज फॉर एवरी मंथ. नाउ सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोडक्शन बजट. ठीक बात है सर, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट. अब प्रोडक्शन के लिए हमें सेल्स चाहिए, तो हमारा पहला पैराग्राफ कह रहा है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इज इक्वल टू 25% एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ. इसका मतलब हमें बजट बनाना है जनवरी, फरवरी और मार्च का, और मार्च का क्लोजिंग स्टॉक डिपेंड करता है अप्रैल के ऊपर, और अप्रैल की सेल्स हमें गिवन है. इसीलिए क्वेश्चन सिंपल हो गया. तो सिंपल कैटेगरी के वो क्वेश्चन है जहां पर बजट पीरियड के आगे के एक महीने या 2 महीने का डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. तो ये भी एक हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है. आइए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उस टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे. तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे. हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2.11. प्रॉब्लम नंबर 2.10 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, और हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.11 फ्रॉम द बुक MN अरोड़ा, और हमारी बुक का ये पेज नंबर आ रहा है 2.37 एंड 2.38. हमसे मांगा गया है मटेरियल बजट. इसका मतलब हमसे प्रोडक्शन और परचेस सभी कुछ मांग रहा है. तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डाल देते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017. फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है जनवरी, फरवरी और मार्च. तो मुझे बजट बनाना चाहिए जनवरी, फरवरी और मार्च का. सिंपल है. प्रोडक्शन के लिए चाहिए सेल्स, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है. ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन बजट के बाद आपको बनाना है रॉ मटेरियल बजट. अब जब आप रॉ मटेरियल बजट बनाएंगे जनवरी, फरवरी और मार्च का, तो मार्च के स्टॉक के लिए आपको अप्रैल की प्रोडक्शन चाहिए. ये बात समझ में आती है? सर नहीं आती. जिन्हें नहीं आती वो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ जाएंगे. हमें स्टॉक के बारे में दिया हुआ है कि हमारे जो स्टॉक है फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का, वो नेक्स्ट मंथ के ऊपर डिपेंडेंट है. तो प्रोडक्शन बजट नेक्स्ट मंथ की सेल्स पे डिपेंडेंट है, जो कि आपको गिवन है. तो रॉ मटेरियल आपका नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है. इसका मतलब मार्च के रॉ मटेरियल के लिए अप्रैल की प्रोडक्शन आपको निकालनी पड़ेगी. यानी बजट 3 मंथ का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन प्रोडक्शन की कैलकुलेशन में 4 मंथ की करूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल. अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये आ गया कि सर आपने अप्रैल का प्रोडक्शन क्यों तैयार किया जबकि वो मांगा नहीं गया था. तो वो जब करेंगे तो उन्हें समझ में आने लगेगा. तो ज्यादा बातें करने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन को खुद ही करके देखते हैं, तो हमें बात समझ में आ जाएगी. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. ये ऐसे कॉलम्स हमारे पास बनेंगे. पर्टिकुलर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एस्टिमेटेड सेल्स, और ये हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स के अंदर. और यहां हमें दिए हुए हैं कि हमारी जनवरी की एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स हैं 10,800, 15,600, 12,200 और 10,400. एड क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में गिवन है कि हम अपने पास क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं इक्वल टू 25% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ. चलिए जी, तो हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक. जनवरी में क्लोजिंग स्टॉक होगा फरवरी की सेल्स का 25%, दैट मींस 3,900 यूनिट्स. जल्दी से फरवरी का बताइए. सर मार्च की सेल का 25%, 3050. मार्च का बताइए. अप्रैल की सेल्स का 25%, 2600. अप्रैल के लिए मुझे मई का चाहिए,
तो मई की सेल्स है 9800 यूनिट्स इंटू 0.252450। नाउ लेस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मेट ध्यान है ना? हाँ सर इसमें था ही क्या, सब जगह यही तो फॉर्मेट है। अच्छा अरे क्लोजिंग लिख दिया, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन क्वेश्चन ने तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बताया ही नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर मजाक कर रहे हो, बताओ। जब ये क्लोजिंग स्टॉक है 25% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो सीधी सी बात हो जाएगी ना कि ओपनिंग स्टॉक 25% ऑफ करंट मंथ सेल। पिछले महीने ही मैंने इस मंथ का 25% का प्रोविजन किया था, तो जब ये मंथ स्टार्ट होगा तो इसका मतलब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक करंट मंथ में होने वाली सेल का 25% होना चाहिए। ठीक है। अब जनवरी का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने दे रखा है 2700 यूनिट्स, इसीलिए मैं 2700 यूनिट्स ही ले लूंगा। अगर ये नहीं दे रखा होता तो फिर मैं इस जो ये करंट मंथ की सेल्स है इसका 25% निकाल लेता, और वैसे भी देखा जाए तो ये सेम ही आ रहा है। लेकिन अगर ये सेम ना भी आता तो जो गिवन है वही लिया जाता। जब इंफॉर्मेशन गिवन हो तो वही लेनी चाहिए, अगर गिवन नहीं हो तो कैलकुलेट करनी चाहिए। ठीक है। फेब्रवरी में जनवरी का क्लोजिंग फेब्रवरी का ओपनिंग आ जाएगा, तो चलिए जनवरी का क्लोजिंग जो होगा वो फेब्रवरी में ओपनिंग हो गया। सिमिलरली फेब्रवरी का क्लोजिंग मार्च के लिए ओपनिंग बन गया, मार्च का क्लोजिंग अप्रैल के लिए ओपनिंग बन गया। नाउ कैलकुलेट योर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। दिस इज माय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। जल्दी जल्दी बताओ। 10800 प्लस 3900 माइनस 2700, 12,000 यूनिट्स। 15,600 3050 माइनस 3900, 14,750। 12,200 प्लस 2,600 माइनस 3050, 11,750। 10,400 प्लस 2,450 माइनस 2,600, 10,250। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारी रॉ मटेरियल के बजट के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल परचेज बजट। अब रॉ मटेरियल के लिए मुझे सिर्फ 3 मंथ्स पे ही काम करना है, और मेरे पास 2 रॉ मटेरियल हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर देंगे। जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 2 रॉ मटेरियल्स हैं ए और बी, ये जनवरी का है। सिमिलरली फरवरी में ए, बी, और मार्च में भी ए एंड बी। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्शन, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर केजी, नहीं पर यूनिट कहिए, पर यूनिट। तो हमारी प्रोडक्शन है जनवरी की एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स, और हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल ए की 4 केजी और बी की 5 केजी। सिमिलरली 14,750 इंटू 4 इंटू 5, 11,750 इंटू 4, 11,750 इंटू 5। ये आपकी रॉ मटेरियल की क्या आएगी? कंजम्पशन, कि इतना रॉ मटेरियल आपका प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हो गया सर 48,000, ये हो गया सर 60,000, ये हो गया 14,750 इंटू 4, 59,000, 14,750 इंटू 5, 73,750, 11,750 इंटू 4, 47, 11,750 इंटू 5, एड क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके पास एस्टिमेटेड या डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में लिखा है कि हम इक्वल टू नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन, तो दैट मींस यहां हो गया 59,000 और यहां हो गया 73,750। सॉरी मटेरियल इक्वल टू वन हाफ, मतलब 50% स्टॉक चाहिए, सॉरी 50%। तो 59,000 डिवाइडेड बाई 2, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 29,500, और 73,750 इंटू 0.5, 36,875। 47,000 इंटू 0.5, 23,500, 5,8,750 इंटू 0.5, 29,375। अब मार्च के लिए मुझे अप्रैल का चाहिए, तो ये देखिए अप्रैल का ये रहा। तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे अप्रैल की कंजम्पशन आएगी 10,250 इंटू 4 ए के लिए इंटू 0.5, ये आ गया 20,500। आप चाहें तो नीचे इसे नोट्स बना के दिखा सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर अप्रैल 17। ए,
10,250 यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी इनटू 4 kg, तो ये आ जाएगा आपका 41,000 kg। सिमिलरली बी का 10,250 यूनिट्स इंटू 5 kg पर यूनिट 51,250 kg, और इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 25,625। अब बताइए जी, माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक देखो, जैसे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक गिवन था जनवरी का, यहां पर हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो बताइए ओपनिंग स्टॉक कैसे निकाला जाएगा। सर ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा उसी प्रिंसिपल से, 50% ऑफ करंट मंथ रिक्वायरमेंट। तो ये अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मेरी करंट मंथ की रिक्वायरमेंट है 48,000, तो ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए इसका हाफ, और ये होना चाहिए 30, और बाकी तो हम जो लास्ट वाला क्लोजिंग था वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनता जाएगा। 29,500, 36,875, 23,500, 29,375। नाउ ये हमारी परचेज यूनिट्स आ जाएंगी जो हमें परचेज करनी है। देखते हैं जी, जल्दी से बताइए। सबसे पहला 48,000 प्लस 29,500 माइनस 24, 53,500। 60,000 प्लस 36,875 माइनस 30,000, 66,875। 59,000 प्लस 23,500 माइनस 29,500, 53,000 यूनिट्स। 73,750 प्लस 29,375 माइनस 36,875, 66,250। 47,000 प्लस 2,500 माइनस 23,500, 44,000। 58,750 प्लस 25,625 माइनस 29,375, 55,000। अच्छा जी, रॉ मटेरियल का प्राइस भी हमें गिवन है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो इनटू परचेज प्राइस। मटेरियल ए है 3 रुपीज के जी और बी है 2 रुपीज के जी। ये आपके पास रुपी वैल्यू आ गई, ये आ गया 1,07,000। 66,875, ओहो नहीं नहीं नहीं, 53,500 इंटू 3, 1,60,500। 66,875 इंटू 2, 1,33,750। 53,000 इंटू 3, 159। 66,250 इंटू 2 रुपीज पर केजी, 132,500। जल्दी जल्दी करते जाओ, मैं तो भूल ही गया कि ये फिगर तो मुझे आपसे लेनी थी। सर हमसे ले लो, इसमें कौन सी बात है, ये तो डिफिकल्ट थोड़ी ना था। तुम बस देखने लग गए, काम करना छोड़ दिया कि सर छोड़ो इसमें क्या मेहनत करनी है। लीजिए, तो हमने 2.10 कर दिया। अब हम चलेंगे टेक्निकल वाले पार्ट के ऊपर, जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि उसमें एक छोटा सा पॉइंट चेंज आएगा। तो जल्दी से इसको नकल मार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए तो हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.18। सर इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो आप हमें डराए जा रहे हो। मैंने तो बेटे डराया नहीं है, और आपको डरना भी नहीं है, सिर्फ आपको फर्क समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रॉब्लम नंबर है 2.18 और हमारी बुक का पेज नंबर है 2.46। A single product company estimated its sales for the next year quarter wise as follows: quarter 1, 2, 3, 4. The opening stock of finished goods is 10,000 units, तो हमें opening stock पहले ही दे दिया। The company expects to maintain closing stock of finished goods at 16,250 units at the end of the year. क्या अभी तक आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था? नहीं, तो फिर उसने क्लोजिंग स्टॉक क्यों दे दिया, अभी आपको पता लगेगा। The production pattern in each quarter is based on 80% sales of current quarter, 20% of next quarter. अब वो कह रहा है कि आपको जो हमने प्रोडक्शन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया था, सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो नहीं लगाना, क्योंकि आपको प्रोडक्शन का सीधा सीधा शेड्यूल ही बता दिया गया कि आप हर क्वार्टर में कितना प्रोड्यूस करोगे। करंट मंथ का 80% और नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स का 20%। यानी अब मेरे प्रोडक्शन बजट बनाने का तरीका थोड़ा सा बदलने वाला है। बच्चा कहेगा कि सर आपने क्यों बदल दिया? देखो, मेरा जनरल फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब मुझे डायरेक्टली शेड्यूल ही दे दिया जाएगा कि आपने प्रोडक्शन इतनी करनी है, तो आपको वो जनरल रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आपको प्रोडक्शन कितनी करनी है, करंट पीरियड का 80%, नेक्स्ट पीरियड का 20%, तो आप यही लगाओगे। खैर, ये इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट की बात नहीं थी। नाउ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 किलोग्राम एंड क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट 5,000 किलोग्राम। आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। हर यूनिट बनाने में 2 kg का रॉ मटेरियल लगता है। Now, the company
proposes to purchase entire annual requirement of raw material in the first 3 quarters in the proportion and at the prices given below. है तो ईयर में 4 क्वार्टर, लेकिन सारी परचेज हम शुरू के 3 क्वार्टर्स में ही कर लेंगे, और किस तरीके से करेंगे वो हमें दिया हुआ है. 30%, 50%, 20%. प्राइसेस भी चेंज हो रहे हैं, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज. The value of opening stock of raw material in the beginning is 20,000 rupees. You are required to present the following. प्रोडक्शन बजट बनाइए. तो प्रोडक्शन बजट में कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ एक चेंज आ गया था कि हमें स्टॉक की बजाय शेड्यूल दिया गया है. रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट एंड प्राइसेस स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. चलिए जी, एक एक करके हम काम करना शुरू करते हैं. तो हम लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.18 और इसे एग्जाम की रिवीजन के लिए मार्क कर लेंगे कि आपने इसे एग्जाम में रिवाइज करना है. फ्रॉम द बुक एम.एन. अरोड़ा, पेज नंबर है 2.47. चलिए 2.46 लिख लीजिए. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोडक्शन बजट, और प्रोडक्शन बजट हमें बनाने के लिए कहा गया है क्वार्टर वाइज. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट. तो चलिए हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है क्वार्टर वाइज. पर्टिकुलर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर. मैंने एक कॉलम और बनाया. पर्टिकुलर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर. ये बनेगा टोटल. अब सर आपने टोटल का कॉलम क्यों बनाया, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें टोटल की जरूरत क्या था, क्या जरूरत पड़ रही है हमें. तो अब हम यहां पर कैसे बनाएंगे, तो हम यहां पर उस तरीके से नहीं बनाएंगे जैसे हम पहले बनाया करते थे. तो आप अपने रेफरेंस के लिए अगर ऊपर सेल्स लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई कंपल्शन नहीं है. हमें सेल्स का पैटर्न गिवन है कि हम फर्स्ट क्वार्टर में सेल करेंगे 30,000 यूनिट, सेकंड क्वार्टर में 37,500, थर्ड क्वार्टर में 41,250, 45,000. इन सबका टोटल कर लेते हैं. 30,000, 37,500, 41,250 एंड 45,000. 1,53,750 यूनिट्स. तो इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. आप लाइन लगाना चाहें लाइन लगा सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं. अब हम प्रोडक्शन करते हैं 80% ऑफ करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर. 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर. अब बताइए 80% ऑफ करंट क्वार्टर, तो सर ये हो गया 24,000. 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, हमसे गलती ना हो जाए इसलिए हम कैलकुलेटर ले लेते हैं. ठीक है सर, ये हमारी टोटल प्रोडक्शन आ गई. टोटल प्रोडक्शन. नेक्स्ट 37,500 में से 7,500 प्रोडक्शन तो यहां हो चुकी है, तो रिमेनिंग 30,000, ये 80% होगा इसका. और इसका 20%, 41,250 का 20% हो गया 8,250. ये लीजिए 41,250 का 80% 33,000 और 45,000 का 20% 9,000, देन 36,000. अब क्वेश्चन अराइज करता है कि सर इसके लिए मुझे नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स दी होनी चाहिए थी, जो कि यहां पर नहीं गिवन है. अब समझ में आया. आपने ये तो कह दिया कि ये 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर है, तो भाई फोर्थ क्वार्टर के बाद अब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो ये कैसे निकाली जाए, ये इस क्वेश्चन में टेक्निकल पॉइंट आ गया. चलिए ठीक है सर, ये हो गया 42,000 यूनिट्स. ठीक है. अब बच्चे अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि सर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 16,250 यूनिट्स का, तो वो हम यहां लिख सकते हैं. तो आंसर इज नो. क्लोजिंग स्टॉक को आप यहां पर नहीं लिख सकते हैं. सर हम क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें प्रोडक्शन के लिए स्टॉक के बारे में कुछ रिलेशन नहीं है, हम वहां पर ये नहीं लिख सकते. आपको मेरी बात समझनी है, यही इस क्वेश्चन का टेक्निकल पॉइंट है. नाउ अब देखिए बेटे, 1 2 3 4, जितना भी 4 क्वार्टर की प्रोडक्शन होगी वही यहां पर टोटल प्रोडक्शन होगी. नाउ मैं यहीं पर वर्किंग नोट बना देता हूं. कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन फॉर द ईयर. अगर मैं टोटल ईयर की बात करूं तो ईयर वाइज मैं एक कैलकुलेशन कर सकता हूं, वो ये कि मुझे मालूम है प्रोडक्शन होती है सेल्स
प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यही मेरा प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है सर, क्या इस क्वार्टर में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? मैंने कहा आंसर इज नो, हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन हम टोटल इसके ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारी जो प्रोडक्शन होगी अगर इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी तो हमारी टोटल सेल्स जो हम पूरे साल में करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये। और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन ने कहा है कि हमें चाहिए 16,250 और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 10,000 था या 10,250 था, 10,000 यूनिट्स का था। इसका मतलब हम पूरे साल की प्रोडक्शन आपको बता सकते हैं 153,750 प्लस 16,250 माइनस 10,000, 1,60,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे 1,60,000 यूनिट्स, नंबर वन। वर्किंग नोट नंबर वन से हमने ये कैलकुलेशन निकालनी है। ठीक है जी सर, हमें क्वार्टर फोर की सेल्स पता थी, यस। क्वार्टर फोर का क्लोजिंग स्टॉक पता था, यस। ये जो एंड का स्टॉक है ये क्वार्टर फोर का भी स्टॉक है, लेकिन हमें क्वार्टर फोर का ओपनिंग स्टॉक पता नहीं था। अगर आप ये काम क्वार्टर वाइज करना चाहते थे तो आपके पास क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक नहीं था। इसका मतलब फिर मुझे पहले कोई लंबा चौड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ता और मुझे क्वार्टर फोर का ओपनिंग स्टॉक ढूंढना पड़ता। मैं वो काम भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन मेरे पास सरलता से क्या उपलब्ध था कि मैं ईयर की कैलकुलेशन टोटल प्रोडक्शन की निकाल सकता हूं। अगर मैं ईयर की टोटल प्रोडक्शन निकाल सकता हूं और मेरे पास 3 क्वार्टर की प्रोडक्शन पहले ही अवेलेबल है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। तो मेरे पास दो रास्ते थे यहां पर काम करने के, या तो मैं एनुअल प्रोडक्शन निकाल लूं, उसमें से 3 क्वार्टर की प्रोडक्शन निकाल के ये वाला निकाल लूं, वो मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैं सबसे पहले अपनी ये वाली प्रोडक्शन निकालूंगा और ये मेरी आएगी बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से। तो मैंने आपके लिए इंडिकेशन दे दिया कि ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी दिस माइनस दिस। यानी टोटल प्रोडक्शन अगर साल भर की 1,60,000 यूनिट है तो उसमें से माइनस कर दूं 31,500, 38,250 और 42,000। तो मेरे पास इस क्वार्टर की प्रोडक्शन आ जाती है 48,250। अगर इतनी टोटल प्रोडक्शन है और इसमें से ये वाली प्रोडक्शन पता चल गई है तो ये भी मेरी बैलेंसिंग फिगर नंबर 2 हो जाएगी, दिस माइनस दिस, 12,250। ठीक है सर, हम बात समझ गए। पहले हमने एनुअल प्रोडक्शन निकाल ली, एनुअल में से बाकी 3 क्वार्टर की प्रोडक्शन पता थी, माइनस कर दी, हमें लास्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन मिल गई और हमने उससे इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, चलिए अब मैं अपने बच्चों को एक तरीका और बता देता हूं। ये तो एक तरीका था मेरे पास काम करने का, दूसरा तरीका ये था कि ये प्रोडक्शन जो मैंने एनुअल बेसिस पर निकाली है, मैं क्या ये प्रोडक्शन क्वार्टर फोर के लिए नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। मेरे पास क्वार्टर सेल्स फोर्थ की सेल्स अवेलेबल थी 45,000 यूनिट्स। जो ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वही क्वार्टर फोर का भी क्लोजिंग स्टॉक था। बस प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास तब ये ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं था, मुझे ये निकालना पड़ता। क्या मैं इसे निकाल सकता था? आंसर इज यस। देखिए, क्वार्टर फोर का ओपनिंग स्टॉक क्या था? क्वार्टर थ्री का क्लोजिंग स्टॉक। क्वार्टर थ्री का ओपनिंग स्टॉक क्या था? क्वार्टर टू का क्लोजिंग स्टॉक। क्वार्टर टू का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्या था? क्वार्टर वन का क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता था? क्योंकि क्वार्टर वन का क्लोजिंग स्टॉक 2 का ओपनिंग है, 2 का क्लोजिंग 3 का ओपनिंग है और 3 का क्लोजिंग 4 का ओपनिंग है। मैं निकाल सकता था। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। जितना आपके पास पहले था उसमें ऐड कर दो कितना प्रोडक्शन किया और उसमें से माइनस कर दो कितना बिक गया, जो बच गया वो यहां का क्लोजिंग स्टॉक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो मुझे जल्दी से बताइए यहां पर यहां पर यहां पर कितना है, बता सकते हैं? क्वार्टर वन का ओपनिंग स्टॉक बुक में गिवन है 10,000 यूनिट्स, जल्दी से चेक करो, 10,000 यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन किया आपने 31,500 यूनिट्स, सेल किया आपने 30,000 यूनिट्स। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर वन खत्म होने के बाद आपके पास स्टॉक बचा होगा 11,500। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि दूसरे तरीके से भी काम किया जा सकता था। अब ये क्वार्टर टू का ओपनिंग स्टॉक बन गया, तो क्वार्टर टू का ओपनिंग स्टॉक हो गया 11,500 प्लस आपने प्रोडक्शन किया 38,250 जिसमें से बेच दिया 37,500। तो क्वार्टर टू का क्लोजिंग स्टॉक मेरे हिसाब से बन गया 12,250। क्वार्टर टू का क्लोजिंग क्वार्टर थ्री का ओपनिंग बन गया, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्वार्टर थ्री की प्रोडक्शन 42,000 माइनस सेल्स 41,250, 13,000। ये आ गया 13,000 यूनिट्स। क्वार्टर थ्री का क्लोजिंग क्वार्टर फोर का ओपनिंग बन जाता, तो 45,000 प्लस 16,250 और माइनस 13,000, तो आप प्रोडक्शन निकाल सकते थे 48,250। यानी इसे निकालने का एक दूसरा सीधा तरीका और लंबा तरीका ये भी हो सकता था। अब ये वाला तरीका आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास दो तरीके थे। ठीक है सर, खैर
हमने याद कर लिया कि अगर अगला क्वार्टर नहीं होगा तो हम एनुअल प्रोडक्शन निकाल लेंगे, इसे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, उससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है सर, ये हमने निकाल लिया, अब हमें प्रोडक्शन मिल गई है, तो अब हम चलेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर। अब हम रॉ मटेरियल के ऊपर चलते हैं। रॉ मटेरियल बजट क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो अब हमें टोटल की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी है। तो सबसे पहले निकालो कंजम्पशन, प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। रॉ मटेरियल की आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में कहा गया कि ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो 31,500 इंटू 2, 63,000 kg। 38,250 इंटू 2, 76,500। 42,000 इंटू 2, 84। सर अचानक इतनी एनर्जी? मैंने कहा यस। 48,250 इंटू 2, 96,500 kg। अब यहां पर सिंपल प्रोसीजर लगाना है, ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सर हमारे पास क्वार्टर वाइज तो अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास क्वार्टर वाइज अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना क्यों चाहते हो? आपको तो इसे टोटल में लगाना चाहिए। मैंने कहा यस, इसे टोटल में ही लगा पाएंगे हम। तो टोटल का कॉलम फटाफट बना लीजिए अब। 63,000, 76,500, 84 और 96,500। बेटे हमारे पास क्वार्टर वाइज डिटेल उपलब्ध नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की क्वार्टर वाइज डिटेल उपलब्ध नहीं है, तो हम क्वार्टर वाइज ब्रेकअप कैसे बना पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पहले लग रहा था कि हम बना पाएंगे, लेकिन नहीं, आई एम सॉरी, नहीं बना पाएंगे। हमें टोटल पे जाना पड़ेगा। टोटल के हिसाब से हमें दिया हुआ है कि हमारे ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक होगा 5,000 और ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ था 10,000 किलोग्राम। तो ये हमारी एनुअलाइज बेसिस पर टोटल परचेज आ जाएगी 3,15,000 kg। यस, 3,15,000 kg। चलिए जी, इसके बाद हमें परचेज का पैटर्न दिया हुआ है कि क्वार्टर 1 में आप परचेज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट का 30%, क्वार्टर 2 में आप परचेज करेंगे अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 50%, क्वार्टर 3 में परचेज करेंगे टोटल रिक्वायरमेंट का 20%। सारा का सारा 3 क्वार्टर में परचेज कर लेना। तो ये कितना हो गया सर? 3,15,000 इंटू 0.3, 94,500। 3,15,000 इंटू 0.5, 157,500 और 3,15,000 इंटू 0.2, 2 रुपीज पर केजी, 3 रुपीज पर केजी और 4 रुपीज पर केजी। 2,52,000 रुपीज, 94,500 इंटू 2, 1,89,000 रुपीज, 157,500 इंटू 3, 4,72,500 रुपीज। ठीक हो गया सर। अब यहां तक का काम हमने कर लिया है और हमसे एक और नई बात पूछी गई है। एक और बात हमसे पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि प्रिपेयर स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर द रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो आपको रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने कहा है कि आप हमें स्टोर्स लेजर बना के दिखाएं। तो ये आपको बताइए कि क्या स्टोर्स लेजर बनाना ध्यान है? अब ये मत कहना भूल गए, क्योंकि ये हमारे अकाउंट्स का ना सबसे आसान काम मुझे यही लगता है कि स्टोर्स लेजर बनाना, वो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर। याद कीजिए कैसे बनता था सर। एक तो हम कॉलम बना लेते थे सबसे पहले डेट के लिए। जल्दी बताइए, याद आ रहा है? स्टोर्स लेजर बनाते थे तो पहला कॉलम होता था डेट, फिर होता था रिसिप्ट्स, फिर होता था इश्यूज और फिर होता था बैलेंस। तो यहां पर डेट की जगह हम क्वार्टर लिख देते हैं, क्योंकि क्वार्टर वाइज बना पाएंगे। यहां पर रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का मतलब परचेज, यहां पर इश्यूज कंजम्पशन और यहां पर बैलेंस। तो पहले हमारे पास ओपनिंग में पड़ा हुआ था, हमारी बुक कह रही है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था 10,000 किलोग्राम। हमारे पास 10,000 किलोग्राम था। इसमें क्वांटिटी होती है, रेट होता है, अमाउंट होता है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग इज 20,000। तो ये हमें 20,000 की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब रेट था 2 रुपीज। क्वार्टर 1, क्वार्टर 1 में आपने परचेज किया होगा 94,500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। ये हो गया 1,89,000। ठीक है। और आपका स्टॉक हो गया 10,000 यूनिट्स 2 रुपीज वाला और 94,500 2 रुपीज वाला 189।
पहले हम परचेज करेंगे, फिर हम क्वार्टर वन में ही इशू कर देंगे। अब सर इशू कितना किया होगा, तो हमारी कंजम्पशन थी क्वार्टर वन की 63,000, तो हमने 63,000 इशू किया होगा। मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब पहले पुराना वाला माल इशू कर दिया होगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। 94,500 में से हमने इशू किया होगा रिमेनिंग 53,000 केजी, क्योंकि हमें टोटल कंजम्पशन करनी थी 63, तो 10,000 यहां से भेज दिया, तो रिमेनिंग 53,000 यहां से भेजा होगा, तो आपके पास कितना बच गया होगा, 94,500 में से माइनस कर दो 53,000 केजी, आपके पास स्टॉक में बच गया होगा इतना, 2 रुपए के हिसाब से 83,000। अब क्वार्टर टू में सर, क्वार्टर टू में हमने ये परचेज किया 3 रुपीज के रेट पर, 157,500 इंटू 3, 4,72,500। तो अब स्टॉक हो गया 41,500 2 रुपीज वाला और 157,500 3 रुपीज वाला। इसकी वैल्यू थी 83,000, इसकी वैल्यू थी 472,500। नाउ क्वार्टर टू में अब कंजम्पशन के ऊपर आते हैं, तो हमारी कंजम्पशन थी 76,500। मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब पहले पुराना वाला स्टॉक कंज्यूम करो, फिर नए वाला कंज्यूम करो, तो पहले 41,500 कंज्यूम कर लो। अब बताओ बाकी कितना बच गया, तो कैसे निकालेंगे सर, टोटल कंजम्पशन है 76,500 माइनस 41,500, तो यानी बैलेंस बच गया 35,000, 3 रुपीज वाला। तो अब बताइए आपके पास कितना बच गया, 1,22,500 किलोग्राम 3 रुपीज के रेट पर, ये बच गया 3,67,500। क्वार्टर थ्री में आपने परचेज किया है 63,000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 4 रुपीज, तो आपके पास पुराना ये वाला स्टॉक आ रहा था, नया आपने 63,000 खरीदा 4 रुपए के रेट पर। फिर क्वार्टर थ्री में ही आपने इशू किया होगा 84,000 किलोग्राम्स, तो 84,000 सारा का सारा यहीं से इशू हो गया। और आपके पास 122,500 में से 84,000 किलोग्राम गया, तो बच गया 38,500 3 रुपीज, 1,15,500 और 63,000 4 रुपीज 252। क्वार्टर फोर में आपने कोई परचेज नहीं किया है, तो क्वार्टर फोर में आपने सिर्फ इशू किया है, और क्वार्टर फोर में आपने इशू किया 96,500, तो 96,500 में से पहले 38,500 ये पूरा इशू हो गया, और फिर रिमेनिंग कितना था, 96,500 में से 38,500 आपने इशू कर दिया, रिमेनिंग बचा 58,000, ये 4 रुपीज वाला 2,32,000। स्टॉक में आपके पास बच गया 63 माइनस 58, इसका मतलब 5,000 किलोग्राम आपके पास ये बच गया, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है जो कि आप खुद घर पे करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2.24। ये छोटा भी है और आसान भी है। ABX लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल सिंगल प्रोडक्ट, सेल्स बजट फॉर द कैलेंडर ईयर एज फॉलोज, वही क्वार्टर वाइज डिटेल है। The year is expected to open with an inventory of 4,000 units of finished product and close with the inventory of 6,500 units. जैसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिए थे वैसे अब भी दिए हुए हैं। प्रोडक्शन इज शेड्यूल्ड टू प्रोवाइड 2/3 ऑफ करंट क्वार्टर सेल्स एंड 1/3 ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर सेल्स। वहां पर रेशियो 80-20 थी, यहां पर 2/3 और 1/3 है। दस प्रोडक्शन एंटिसिपेट सेल्स वॉल्यूम बाय अबाउट 1 मंथ। द स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की डिटेल आपको दी हुई है। फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 आवर 30 मिनट्स लेता है टाइम, 2 रुपए का रेट है। बजट प्रोडक्शन वॉल्यूम है 90,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द ईयर। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर और पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। हमसे कहा गया था कि हम 80% करंट मंथ का प्रोड्यूस करते हैं और 20% नेक्स्ट क्वार्टर का प्रोड्यूस करते हैं। यानी क्वार्टर नंबर 1 से पहले अगर ये मेरा क्वार्टर था तो मैंने इसका 20% पहले ही प्रोड्यूस कर लिया होगा। 30,000 का 20% 6,000 यूनिट्स, जबकि मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था 10,000 यूनिट्स। तो यहां पर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स का ज्यादा आ रहा था, जबकि 2.24 इलस्ट्रेशन नंबर 2.24 में जब मैं जाता हूं तो यहां शेड्यूल है 1/3 और 2/3।
तो यानी इसका 1/3 मैंने पहले ही प्रोड्यूस कर लिया होगा, तो इसका 1/3 हो गया 3000 यूनिट्स, सॉरी 4000 यूनिट्स, और हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है 4000 यूनिट्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन शेड्यूल के साथ मैच करती है। पुराने वाले क्वेश्चन में जो शेड्यूल गिवन है उसके साथ ओपनिंग इन्वेंट्री मैच नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन इससे क्या क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं कहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वहां बैलेंसिंग फिगर निकालना सिखाया था वैसे ही यहां पर आप ट्राई करना। जब आप ट्राई करेंगे तो ये आपका शेड्यूल बन जाएगा। इसका मतलब पहले आप टोटल प्रोडक्शन निकालोगे, फिर ये बैलेंसिंग फिगर 1 निकालोगे, फिर ये बैलेंसिंग फिगर 2 निकालोगे। यहां लिखा है 2/3 ऑफ करंट क्वार्टर सेल, 1/3 ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर सेल, और साथ ही साथ लिखा है एंड क्लोजिंग स्टॉक। सर पिछली बार एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा ओपनिंग स्टॉक एकदम लाइन में चल रहा है। मैंने बताया क्वार्टर 1 का 20% अगर देखूं, क्वार्टर 1 का 1/3 अगर हम देखें तो मेरे ओपनिंग स्टॉक से मैच कर रहा है, तो यहां पर स्टॉक लाइन में चल रहा है। लेकिन अगर आपको इतनी जल्दी ये बात समझ में नहीं भी आती तो मैं कहूंगा इस लाइन को भूल जाओ और जैसे आपने पहले बनाया था वैसे ही आप बनाओ। ठीक है सर। उसके बाद जब आप प्रोडक्शन निकाल लोगे तो हमारा मटेरियल इतना लगता है, लेबर इतना लगता है, वेरिएबल ओवरहेड इतना लगता है, फिक्स्ड ओवरहेड इतना लगता है। ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड जो मेरे पास एनुअल थे वो 1,80,000 थे, क्योंकि ओवरहेड मेरे फिक्स्ड हैं तो मैंने उसे 4 क्वार्टर में बराबर बांटा, तो ये मेरे निकल आए। तो ये इसमें एक नई बात थी। उसके बाद यहां पर एक बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा दिया गया है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, इसलिए हमने वो क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे नए बजट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।